क्रांतिकारी साथियों को, जनता सरकार मोर्चा की केंद्रीय टीम, हरियाणा की टीम और पूरे भारत की तरफ से आप सबको मैं सलाम करता हूं। आप सबकी हिम्मत की मदद देता हूं कि आपने आज यहां इकट्ठे होकर के आपके खिलाफ चल रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत की है पुणे से। सीआईडी के लोग भी यहां बैठे होंगे, सरकार के पुलिस के बंधु भी बैठे हैं, खड़े हैं। एक बार इस मसले को समझिएगा और फिर जानिएगा कि कितनी बड़ी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। आप नारे लगा रहे थे, मतलब मैं उस वक्त ये देख रहा था कि असली शेर तो आप लोग हैं जो यहां सुबह से बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों है? क्योंकि जिस व्यवस्था के खिलाफ आपने लड़ाई बुलंद की है वो ऐसी व्यवस्था है कि उसके खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को चुप कराने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हर संभव प्रयास किया है। और यह समझना पड़ेगा आप लोगों को, हमको, सबको, खास तौर पे उन लोगों को जो व्यवस्था में बैठे हैं, जो उनके कठपुतली बनकर हमारे पर अटैक कर रहे हैं। कैसे? जब लॉकडाउन लगा हुआ था, आपको जबरदस्ती जब वैक्सीन लगाई जा रही थी, उस दौरान जो आंगनबाड़ी वर्कर आपके घर में आके प्रेशर डाल रही थी, जिन पुलिस वालों का सहारा आपने देखा होगा ना, सीआरपीएफ के जवानों को साथ लेकर के वो लोगों के घरों में घुसे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई, जिस डॉक्टर के सहारे उन्होंने आपके सामने वैक्सीन के बारे में कुछ कुछ प्रचारित किया, वो सब लोग आप ही के भाई बंधु थे। जो आपके खेतों के अंदर जहर डलता है पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी का, उस पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी को बेचने वाला व्यक्ति भी आपका भाई बंधु है। जो यहां कमिश्नर बनकर बैठे हैं, जो बैंकों के अधिकारी बनकर जाते हैं, जो उनके साथ थाने से पुलिस वाले जाते हैं, वो भी के आपके ही भाई बहन हैं, वो भी आप ही के बीच के लोग हैं। मतलब इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग वहां से आकर आपके ऊपर राज नहीं करते हैं, वो चंद टुकड़े देते हैं कागज के, जिनको वो रुपया बोलते हैं। उस रुपए के चक्कर में आप जब किसी पुलिस वाले को सच बताने लगोगे, क्या तुम सच में हमारी रक्षा कर रहे हो, क्या तुम सच में हमारे लिए बात कर रहे हो, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि तुम क्राइम के खिलाफ लड़ रहे हो, तो उसका एक ही जवाब होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, हम तो नौकरी करते हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि जब लॉजिक नहीं मिलता है किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, तो वो एक ही लाइन बोलता है कि हम नौकरी करते हैं, और उस नौकरी के लिए, उस नौकरी के चक्कर में पूरे समाज का सत्यानाश करके रख दिया गया। यह लड़ाई केवल बैंकों के खिलाफ नहीं है। मैं आपको बहुत कड़े शब्दों में यह बोल रहा हूं, आप में से बहुत लोग वो हैं जो खुद बैंकों के सताए हुए हैं, आप में से कुछ लोग वो हैं जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। जैसे मेरा कोई लोन नहीं है, मैंने किसी बैंक का कुछ नहीं देना, मैं कोई ट्रांजैक्शन बैंकों से नहीं करता हूं। पिछले 10 साल से मैं बैंक में कभी गया ही नहीं किसी काम से। हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप ये देखोगे कि इन बैंकों के जरिए, क्योंकि जो नौकरी कर रहा है व्यक्ति और जो ये कहता है कि मैं तो नौकरी करता हूं, वो नौकरी करने वाला व्यक्ति किसके चक्कर में मतलब आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है? पैसे के चक्कर में ना, पैसे के चक्कर में। वो समझ रहा है कि मैं ये जो धन है, अगर ये नहीं मिला तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, उसे ऐसा लगता है, और वो आपके ऊपर अत्याचार चालू कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अगर पूरे गांव में कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 20 व्यक्ति या 50 व्यक्ति कर्जदार हों और वो कर्जे को चुकता नहीं कर पा रहे हों, यह इत्तेफाक हो सकता है।
कि वो आदमी काबिल नहीं थे या वो आदमी जो थे वो काम नहीं करते थे, तो इसीलिए वो कर्जदार हो गए। लेकिन ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा गांव कर्जे में हो, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। और सिर्फ एक गांव नहीं, हर गांव का हर व्यक्ति कर्जे में हो, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर लॉकडाउन लगा है और उस लॉकडाउन में हमारा काम धंधा चौपट हुआ है, तो जो अपने आप को सरकारी कर्मचारी कहते हैं, उनके बच्चों के स्कूल बंद करके उनके बच्चों के हाथ में भी तो मोबाइल पकड़ा दिया गया। बच्चे तो उनके भी बर्बाद हो रहे हैं ना। वो अपने आप को सरकारी कर्मचारी कहते हैं, उनकी औलाद जब आने वाले समय में नशेड़ी बनेगी, जब मोबाइल की लत उनको लग चुकी होगी, तो नाश तो सत्यानाश तो उनका भी होगा ना। तो इसीलिए आप अपने आसपास के हर व्यक्ति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो ये, इसलिए आप सब लोगों को मेरा सलाम है। अब आपको यह समझना होगा कि यदि आपका पूरा का पूरा गांव कर्जे में आ चुका है और पूरा देश, पूरा गांव 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 पूरा देश कर्जे में, हिस्ट्री उठा करके देखिए और थोड़ा सा वर्तमान के आंकड़े उठा करके देखिए, सिर्फ भारत कर्जे में नहीं है दोस्तों। जापान, जिसको हम दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी विकसित देशों की कैटेगरी में लेते हैं, अपने जीडीपी के 4 गुना कर्जे में है। अमेरिका अपने जीडीपी के 2-3 गुना कर्जे में है। भारत तो अपने जीडीपी के बराबर ही कर्जे में आया है अभी, मतलब भारत अभी उनसे कम कर्जदार है। एक एक व्यक्ति कर्जे में है, एक एक व्यक्ति। अगर दुनिया के हर देश का हर व्यक्ति कर्जे में है, तो ये कर्जा किसने दिया उसको, और इस कर्जे का अब एंड क्या होने वाला है, ये अगर आपको पूरा नहीं पता, तो फिर आप कीड़े मकोड़े से ज्यादा की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। ये अगर हमको नहीं पता तो हम कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। इसलिए ये समझ लीजिए कि ये पैसा कहां से आया। भारत ने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, ये सबने सुना, ठीक है। हर देश को वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया। वर्ल्ड बैंक को पैसा किसने दिया? वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक को पैसा जो यूनाइटेड नेशंस के भागीदार देश हैं, उन देशों ने डोनेशन दिया। तो उसमें तो भारत भी है। मतलब भारत ने उसको वर्ल्ड बैंक को डोनेशन दिया और फिर उस डोनेशन को, सारे देशों के डोनेशन को इकट्ठा करके फिर उस वर्ल्ड बैंक ने भारत को कर्जा दे दिया। ऐसा ही काम अमेरिका के साथ किया। अमेरिका ने पहले वर्ल्ड बैंक को डोनेशन दिया और बाद में फिर उसी वर्ल्ड बैंक ने अमेरिका को कर्जे में डाल दिया। मतलब आप जिसको दान दे रहे हो, वो आदमी आपको ब्याज पे पैसा दे रहा है। ये तो ऐसे हो गया कि आप सबसे दान इकट्ठा करके मैं ले जाऊं और फिर ब्याज पे दे दूं आप ही को वापस, सबको कर्जे में डाल दूं। नहीं। फिर जो दूसरी बात समझने की है वो ये कि ये कर्जा चुकता होगा कि नहीं होगा, और ये कर्जा क्या वाकई आपको दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरा जवाब दें। मैंने आपको ये बोतल दे दी और मैंने कहा कि इस बोतल को मैं आपसे 6 महीने बाद वापस लूंगा, और ये सोने की बोतल है, और मैं आपसे सोने की बोतल ले लूंगा, और कागज पे मैंने साइन करवा लिया। आपने मान लिया कि आप मुझे सोने की एक, मतलब 500 ग्राम के वजन की एक बोतल मुझे आप देंगे 6 महीने के बाद। जब आप इस बोतल को ले गए, आपने दस्तखत कर दिए थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि आप मुझे सोने की 500 ग्राम सोने की बोतल आप मुझे देंगे। आपको सोने की जांच का नहीं पता था कि ये सोने की है, इस बात का पता कैसे करूं। आप जब घर गए और आपने पता किया, ये बोतल लोहे की निकली, उसके ऊपर सोने की सिर्फ परत दिखाई दे रही थी। और अब मैं 6 महीने बाद आपको कहूंगा
कि मुझे पीतल और या लोहे की बोतल नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है, सोने की चाहिए, तब आप क्या करेंगे? तब पुलिस वाला आपको क्या बोलेगा? 6 महीने बाद अगर मैं मुकदमा ले जाऊं थाने में कि भैया जी आपको सोने की बोतल देनी है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है, तो पुलिस वाला तो यही बोलेगा ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है। आप बोलोगे मुझे सोने की बोतल नहीं दी, तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? पहले चेक करना चाहिए था, तुमने जब ली तब चेक क्यों नहीं किया? नहीं किया, तुम्हारी गलती है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन है, सोने की ही देनी पड़ेगी। तो लोहे की बोतल के बदले मैं आपसे सोने की बोतल अगर लूट लूं तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? चोर मैं हुआ कि आप हुए? मैं हुआ ना। जो आदमी धोखा कर रहा है वही चोर हुआ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू में साइन करवाया था, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट गलत था। क्यों? अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू में ही गलत था, अगर मैं पहले ही मैंने गलती करी हुई है, तो आप मुझे सोने की बोतल देने के लिए जिम्मेदार नहीं हो। असलियत में तो पहले आप मेरा हिसाब करोगे, पहले आपको हिसाब करना चाहिए मिलकर कि पहले बताओ कि ये बोतल सोने की थी कि नहीं थी। तुम साबित करो, सोने की थी तो ही वापस कर सकते हैं, सोने की लोहे की बोतल को सोने की बनाकर हम नहीं दे सकते। ये काम आपके साथ बैंकों ने किया। अगर यह बात आपको पता हो, और आपको नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया को पता हो, तो ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं इनको पता चलेगा कि ये सारे के सारे ठग लिए गए। इन सब को कागज के टुकड़ों के बदले इनकी असली मेहनत ले ली गई। और हमारे साथ भी यही हुआ। आपको लोन दिया बैंक ने कहा ये 30 लाख रुपए का लोन आपको दे रहे हैं, इसके बदले में जब आप ये 30 लाख रुपया हमको दोगे तो इसके बदले में तुमको अपना घर गिरवी रखना है, अपना प्लॉट, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी है, और जब आप पैसा कमा कमा करके आप हमको दोगे तो तुम्हारा घर रिलीज यहां से होगा। आपने अपना घर क्या धन के बदले में गिरवी रखा? यह आपको पता होना चाहिए। बैंकों ने, जिसने भी आपने लोन लिया, क्या बैंक ने आपको कभी भी पैसा दिया? नहीं। उन्होंने आपके खाते में एक डिजिट लिख दी, सिर्फ डिजिट ट्रांसफर कर दिया मोबाइल से, कंप्यूटर से, और कह दिया कि अब तुम कर्जदार हो गए। अब तुमको वापस क्या देना है? तुमको वापस देना है, सुबह से लेकर के रात तक मेहनत करोगे, उस मेहनत के बदले जो आपको धन मिलेगा, आप वो धन वहां जमा कराते जाओगे। यही हुआ है ना? अगर आपको यह पता चले कि वो डिजिट धन नहीं था, तो वो क्या कर रहा है? वो आपकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिलाए जा रहा है। नहीं समझे? मैं इस मिट्टी में मिलाने की प्रोसेस को आपको फिर से बताता हूं। महंगाई एक शब्द है, हम सब ने सुन रखा है, लेकिन कोई आदमी दुनिया में महंगाई को डिफाइन नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति बताओ किसको महंगाई कहेंगे? भाई चीजें महंगी हो गई है। कैसे महंगी हो गई है? एक्सप्लेन करो कैसे महंगी हो गई है। पहले जो 10 रुपए में मिलती थी वो अभी 100 रुपए में मिलती है। तो इसको मैंने महंगाई कह दिया। मैं इसको अगर इस एंगल से कहूं कि पहले जिस चीज को कमाने के लिए हमें 10 रुपए देने पड़ते थे, आज उसी चीज को कमाने के लिए हमें 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो असलियत में वो चीज तो वहीं की वहीं है। हमारे पैसे की परचेजिंग पावर कम हुई है, वो चीज महंगी नहीं हुई है, हमारे पैसे की परचेजिंग पावर कम हुई है। कैसे? ये पेड़ जब पूरे दिन में जितनी ऊर्जा लेगा उतनी ऊर्जा लेगा,
धूप जितनी मर्जी महंगी हो जाए, हवा जितनी मर्जी महंगी, इतना ही चाहिए इसको जितना चाहिए। आपको सुबह से लेकर रात तक काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो खाने से मिलती है। आपको उतना ही खाना खाना है, उतने खाने से आपको उतनी ऊर्जा मिल जाएगी। नहीं समझिएगा आप इस बात को। आपके दादाजी भी अगर सुबह से लेकर रात तक मेहनत करेंगे, उनको भी उतनी ही ऊर्जा चाहिए, उनके दादाजी को भी उतनी ऊर्जा चाहिए। मतलब आप जितना मेहनत करोगे उसके हिसाब से, अगर आपका 5 रोटी में काम चलता है तो 5 रोटी आपके दादाजी खा करके उतनी मेहनत करते थे, 5 ही आप खा करके मेहनत करते हो, तो मेहनत तो बराबर हुई आपकी। आपके दादाजी को मिलते थे उस टाइम पे पूरा दिन काम करने के 5 रुपये मान लीजिए, और आपको मिलते हैं 500 रुपए, तो आपकी कमाई ज्यादा हुई कि कम हुई? ज्यादा हुई। लेकिन आपके दादाजी जब 5 रुपए कमाते थे ना, उस टाइम पे एक मोहर 10 रुपए की होती थी, यानी आधा तोला सोना मिलता था एक दिन की मेहनत में, एक दिहाड़ी में। नहीं समझे? जब उनको 5 रुपए मिलते थे तो आधा तोला सोना मिलता था उस 5 रुपए में। आज आप पूरा दिन मेहनत करते हो, आपको 500 रुपए मिलते हैं अगर, तो 500 रुपए में आधा तोला सोना नहीं मिलता है। आज अगर आपको उस मेहनत के बराबर जाना पड़ेगा तो कम से कम 3,500 रुपए के करीब आपके पास होना चाहिए। गेहूं का रेट अगर 70 के दशक का आप कैलकुलेट करोगे, 60 के दशक का, 70 के दशक का, तो 50 रुपए क्विंटल था। आज गेहूं का रेट कितना है? 2,000 रुपए क्विंटल। तो उस रेट में जो गेहूं का रेट था उस टाइम पर सोने का रेट देखोगे, और आज अगर गेहूं का रेट देखोगे तो आज का 13,000 रुपए के बराबर आएगा। यानी अगर सच में महंगा हुआ है, अगर उतना ही रेट रखा जाए, मैंने सोना क्यों बोला? क्योंकि पूरी दुनिया में धन के आंकने का स्टैंडर्ड सोना है। पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज जो पूरी दुनिया के अंदर एक समान धन की वैल्यू को आंकती है तो वो गोल्ड है। डॉलर नहीं है, रुपया नहीं है, पाउंड नहीं है, सिर्फ गोल्ड है। यानी अगर आपको अपनी मेहनत का मुकाबला देखना है किसी चीज के बदले, तो किसके बदले देखोगे? गोल्ड के बदले। और ये आपने नहीं बनाया, ये अमेरिका ने नहीं बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, ये रिजर्व बैंक ने नहीं बनाया, ये हमारे पुरखों ने हजारों साल से बनाया हुआ है। हजारों साल से। क्यों? क्योंकि धन के बदले ही धन दिया जा सकता है। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, जो आपकी लड़ाई है वो सिद्धांत की लड़ाई है, और सिद्धांत ये कहता है कि धन के बदले ही धन दिया जा सकता है। नहीं समझे? धन के बदले कबाड़ कौन लेगा? या कबाड़ के बदले धन मतलब लेकर के तो भाग जाएगा वो बंदा। आपको बैंकों ने कबाड़ दिया और आपसे धन ले रहे हैं। यह है असली कहानी। कैसे? धन क्या क्या है पहले इसको समझिए। धन है जमीन, धन है पशुधन, धन है श्रम धन जो मेहनत करते हैं, धन है अन्न धन अनाज, और धन है कोई भी धातु जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के बदले मिलता है ना आपको। अनाज के बदले सामान मिलता था ना, कुल्फी खाई है ना अनाज के बदले में। किस किस ने खाई है अनाज के बदले कुल्फी? सबने खाई है ना, है कि नहीं? फिर वो देखा घर वालों ने कि अनाज देना महंगा पड़ता है, रुपया देना सस्ता पड़ता है, तो हमको बोला अनाज नहीं देने का, लो 1 रुपया ले जाओ, वहां जाकर के खा लो कुल्फी। है? देखते थे कि अनाज जो दिया वो तो 5 रुपए का दे दिया और कुल्फी 1 रुपए में मिलती है, तो कैश ले जाओ। तो हमारे घर वालों ने कैश में ट्रांजैक्शंस करना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि ये 1 रुपए का अनाज थोड़ा बनता है लेकिन दुकानदार ज्यादा लेता है, लूट अनाज देने में ज्यादा है, क्योंकि वो असली धन था। इसी तरह से हमने गांव के अंदर
जब जमींदार ने खेती करके अनाज उगाया, उसने एक हिस्सा कुम्हार को दिया, एक हिस्सा लुहार को दिया। ऐसा सबके गांव में होता था। और वो पूरे पूरे मतलब नाई को भी, नाई का हिस्सा नाई को चला गया, तो पूरे साल में उसका काम वो करता रहता था। यानी कि उसने अपनी मेहनत से अनाज उगाया, तो उन लोगों ने जो वो धन लिया उसके बदले में अपनी मेहनत का धन उसको दिया। यही होता था। इससे क्या होता था? इससे सरकारों को टैक्स नहीं मिलता था, किसी कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता था, तो जीडीपी में योगदान हमारा 0 होता था। आपको जो खेल समझना है ना, आपकी बर्बादी ही देश की तरक्की है। आपको यह समझना है। नहीं समझे? आपकी बर्बादी कैसे? यदि आप अपनी धन से, अपनी मेहनत से पूरे गांव में आपस में ट्रांजैक्शन कर लोगे तो जीडीपी में योगदान नहीं होगा। यदि आप कमा कमा के कंपनियों को दोगे और वहां से टैक्सेस काउंट होंगे, वहां से जीडीपी में आंकड़े में अगर बढ़ोतरी होगी तो देश का विकास काउंट होगा। यदि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, थोड़ी फीस में पढ़ेगा, पैदल चला जाएगा, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, बस लेने आएगी, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, डीजल का खर्चा होगा, ड्राइवर का होगा, असिस्टेंट का होगा, तो जीडीपी बढ़ती है। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज करा के फ्री में आ जाते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। अगर आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से अगर छोटा सा ऑपरेशन में भी 2-3 लाख रुपए का बिल बना के आ जाते हो तो जीडीपी बढ़ती है। यानी आप जितना पैसा कंपनियों को देते हो उतनी जीडीपी बढ़ती है। जितना पैसा आप अपने आप सर्कुलेट करते हो आपस में, उतनी वहां जीडीपी नहीं बढ़ती है। तो विकास का पैमाना क्या हुआ? आपके विनाश का पैमाना ही देश के विकास का पैमाना बना दिया इन्होंने। समझ रहे हैं आप बात को? अब इन्होंने एक गेम और खेला आपके साथ कि आपको यह कहा कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं। वो कर्जा क्या दिया कभी किसी ने किसी को नहीं बताया। जो स्टैंडर्ड की बात मैं आपको बता रहा था वो है गोल्ड स्टैंडर्ड। वही गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में लागू था। उसी गोल्ड स्टैंडर्ड को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया। उसी को अंग्रेजों ने अपने कॉइनेज एक्ट के अंदर, पेपर करेंसी एक्ट के अंदर लिख भी दिया। इसीलिए हमारे पुरखों को उससे कोई आपत्ति नहीं थी कि जो हम यूज कर रहे हैं उसी को तुमने स्टैंडर्ड में लिखित में दे दिया, तो जो लिखित में दे दिया कोई बात नहीं, हमने मान लिया। लेकिन एक बड़ा खेल खेला कि आपके एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया कि अगली जनरेशन को गलती से भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि रुपए का स्टैंडर्ड क्या है। अब आपके बच्चों को किसी को नहीं पता ना। आपका बच्चा रुपया किसको मानता है, धन किसको मानता है? जो मोबाइल में यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको भी वो रुपया मानता है, जबकि आपकी जेब में पड़ा हुआ नोट भी रुपया नहीं है। आई बात समझ में? यह भी रुपए का वादा है, केवल वादा। इस पे आरबीआई के गवर्नर ने वादा लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और आप इसको रुपया मानते हो। यह रुपया है नहीं। जैसे मान लीजिए अब मैं ये कह दूं कि मैं बैठा हूं करनाल में, आनंद बैठा है पुणे में। मैं वहां से किसी व्यक्ति को पर्ची दे दूं कि ये पर्ची आनंद को दे देना, वो तुझे 5,000 रुपए दे देगा। मैं उस पर लिख देता हूं कि इस बंदे को 500 रुपए दे देना, या मैं धारक को 5,000 रुपए देने का वादा करता हूं। सॉरी, ठीक है। अब आनंद के पास वो पर्ची चली जाएगी तो आनंद से वो आदमी 5,000 रुपया ले सकता है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस पर्ची के बदले में 5,000 रुपया आपको मिल जाना है, तो आप उस पर्ची को क्या मान लोगे? 5,000 रुपए का भुगतान मान करके उसको अपने पास रखोगे, उसको कागज का टुकड़ा नहीं मानोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बदले में आपको पैसा मिल जाना है।
वहां जाकर के आप वो पर्ची दो, उस पर्ची के बदले आपको 5,000। अब आपने वो पर्ची किसी दूसरे व्यक्ति को देनी है क्योंकि क्या हुआ, आपने किसी को 5,000 रुपया देना था, तो आपने उसको दे दी कि ले ये ले जा, तू आनंद को दे दी और ले लियो, मेरा टेंशन खत्म, नहीं तो मुझे उससे लाना पड़ेगा, ला के तुझे देना पड़ेगा। उस बंदे ने किसी को, एक को 3,000 देना, एक को 2,000 देना, उसने कह दिया कि ले तुम दोनों ये पर्ची पकड़ो, जाओ आनंद से जाओ और उससे ले जा करके ये ले लेना। वो सारे लोगों को ये पता है कि उस पर्ची के बदले में 5,000 मिल जाना है, तो वो उस पर्ची को 5,000 रुपए में चला सकते हैं। चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? यही आपके नोटों के साथ हो रहा है। जब रिजर्व बैंक बना 1934 में, तो रिजर्व बैंक ने यह कहा कि आपका जो सोना है, आपका जो रुपया है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो धन है, वो हम स्टॉक करके रख लेते हैं और उसके बदले में एक पर्ची जारी कर देते हैं जिसका नाम है बैंक नोट, जिनको आप आज रुपया बोलते हो। वो बैंक नोट जारी कर दिया और तुमको जब भी लेना हो वो पैसा हमसे वापस ले सकते हो, और उसके ऊपर लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹100 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। ये थी पूरी लाइन। हमारे पास आरटीआई है, कितना बड़ा खेल खेलते हैं इसको समझिए। हमने आरटीआई डाली जब आरबीआई को कि ये जो प्रोमिसरी नोट है, जो ये प्रोमिस है गवर्नर का, क्या ये गवर्नर का नोट कभी बदला, ये प्रोमिस जो है बदला है कभी? और अगर बदला है तो पहले क्या था और आज क्या है? आरबीआई ने क्या जवाब दिया मालूम है? आरबीआई ने कहा कि पहले दिन से ये नोट के ऊपर जो लिखा आ रहा है यही लिखा आ रहा है, कोई बदलाव हमने नहीं किया। यही पहले अंग्रेजी में होता था और अब ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होता है। हमने अपील डाली कि हम सेटिस्फाई नहीं है, उससे भी अपील के अभी यही जवाब आया। सीआईसी में पहुंचना पड़ा हमको, और जब सीआईसी में पहुंचते हैं तो सीआईसी ये कहता है कि जवाब दो आरबीआई को। आरबीआई कहता है, आरबीआई का डायरेक्टर बोलता है खुद प्रेजेंट होकर के कि जी यही आता है शुरू से, हमारे पास यही जानकारी है। तो हमने पुराना 1965 से 1968 से पहले का नोट पकड़ा दिया और नया नोट पकड़ा दिया, और हमने कहा देखना जरा ये नोट में पहले क्या लिखा हुआ है, ये नोट नकली है क्या? पता चलता है कि ये तो नकली तो नहीं है। तो नकली नहीं है तो फिर ये कैसे बदला हुआ? और फिर वो डायरेक्टर कहता है कि हाँ वो ना हमसे सवाल समझने में गलती हो गई, हाँ ये बदला गया है, पहले कुछ और आता था। अच्छा बदल सकते हो क्या? सबसे पहली बात है बदल सकते हो क्या? तो पता चलता है कि नहीं, कानूनन किसी का भी एफिडेविट नहीं बदला जा सकता। वकील है यहां कोई? वकील बैठे हैं, अब वकील बताएंगे मुझे, क्या किसी का एफिडेविट हम बदल देंगे? कभी बदला जा सकता है? अपना बदला जा सकता है एफिडेविट? नहीं बदला जा सकता। मतलब किसी और का तो छोड़ो, आप अपना एफिडेविट भी नहीं बदल सकते अगर आपने किसी मुद्दे पर किसी को प्रॉमिस किया है। तो अगर गवर्नर का एफिडेविट नहीं बदला जा सकता और सरकार ने बदल दिया या आरबीआई ने बदल दिया, इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोमिसरी नोट बदलने के बाद आपको नोट मिला वो नकली नोट हो गया। नहीं समझे? कैसे इसको समझाते हैं। 1965 से पहले, 68 से पहले आपके दादाजी ने जब कभी पैसा कमाया होगा और आपसे बात करी होगी, तो मैंने अपने दादा से यह बात सुनी है, इसलिए मैं दादाजी का जिक्र कर रहा हूं। मैंने सुना है कि जब वो हमें 10 रुपए देते थे तो मैंने कहा
दादा ये कागज वाला 10 रुपया कैसे है ये बताओ। बोला ये 10 रुपए नहीं है, इसके बदले सरकार के पास सोना रखा हुआ है अपना। जितना सोना सरकार के पास होता है उतने ही नोट छाप सकती है सरकार। ये तो सुना होगा आप सबने भी, यहां तक की पीढ़ी ने सबने सुना है, इससे अगली जनरेशन ने किसी ने नहीं सुनी ये बात। जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अभी जो आजकल बच्चा वकालत कर रहा है उसको नहीं पता कि इस रुपए के बदले सोना रखा है। आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने, दादी ने, माता ने, सबने मेहनत करी, मेहनत करके घर में 3000 रुपया रख लिया और सरकार ने कहा कि इस 3000 रुपए के बदले का सोना आपका आरबीआई में रखा हुआ है। अब सोचो 3000 रुपए घर में रखे हुए हैं और हमको मालूम है कि इस 3000 का सोना हम ले सकते हैं। सोने का किस हिसाब से रेट है मालूम है? उस टाइम पर क्या रेट है पता आपको? जब तक रुपए का डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है तब तक रुपए की वैल्यू है 15 रुपए की एक मोहर। कितने रुपए की? एक मोहर। और मोहर क्या है पता है? 1 तोला सोना। 15 रुपए का 1 तोला सोना। तो 3000 रुपए में कितना रुपया रखा हुआ है हमारे पास? कितनी मोहर रखी है? 200 मोहर। 3000 को अगर 15 से भाग दोगे तो 200 आएगा ना, यानी 200 तोले सोना रखा है 3000 रुपए में। अब सरकार नोटबंदी कर देती है, नोटबंदी करके पुराने नोटों को बैंकों में ले आती है और वो प्रोमिसरी नोट बदला हुआ नया नोट दे देती है। और आपको अब आपके दादाजी की मेहनत को आपने बदलवा लिया, पुराने नोट दे करके नए नोट ले लिए। और अब जब आपके दादाजी गुजर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब सरकार आपको यह कहती है कि वो तो पुराने नोटों के बदले मिलता था, नए वाले के बदले नहीं मिलता कोई गोल्ड। तो क्या हुआ? 300 जो आपके पास जो 200 मोहर 200 तोले सोने का रुपया था वो अब कितने रुपए में आएगा? जो उन्होंने रेट रखा होगा सोने का। स्टैंडर्ड खत्म कर दिया तो आपकी मेहनत कैसे हो गई? जीरो ना। इसी तरह से आज आप जितने कमाओगे, इसका एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। पेपर करेंसी एक्ट 1882 का बारे में तो सबने सुना ही होगा जिसने अपनी वीडियो देखी है। पेपर करेंसी एक्ट 1882 जिस दिन लागू हुआ और जिस दिन भारत देश को आजादी के नाम पर पावर ऑफ ट्रांसफर दिया गया, ये 2 ऐसे बड़े दिन थे जिस दिन आपके देश को खोखला कर दिया गया सिर्फ एक कागज के टुकड़े से, जिसको आदेश कहते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे पास कमाए हुए 300 रुपया पड़ा हुआ है और पेपर करेंसी एक्ट 1882 से पहले 10 रुपए की एक मोहर आती थी। वो 10 रुपए की एक मोहर का मतलब है कि 10 रुपए में 1 तोला सोना। अगर मेरे पास 300 रुपए रखे हैं तो 30 तोले सोने की बराबर की वैल्यू। और जैसे ही पेपर करेंसी एक्ट आता है, यानी मेरे घर में 300 रुपया रखा, मैं क्या सोच रहा हूं? 30 तोले सोना रखा है। और पेपर करेंसी एक्ट 1882 लागू हो गया, अगले ही दिन 15 रुपए की हो गई एक मोहर। तो 300 रुपए में कितनी मोहर आई? अब 20, यानी 30 तोले सोना आता था पहली रात में और अगले दिन आ गया हमारे पास 20 तोले सोना, यानी 10 तोले सोना गायब। नहीं समझे आप? अब ये काम आपके साथ, आपके पुरखों के साथ शुरू से होता आ रहा है और ये काम अब आपके साथ हो रहा है। हम बैंकों में गए, हमने बहुत डिस्कशन किया, आप लोगों ने भी सारा मसला सुना ही होगा। जहां जहां कुड़की हुई है, जब अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारियों के पास सिर्फ 2 ही लाइन मिलती हैं आपको कहने के लिए, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता। तो जब तुम्हारे अंदर हमारे अधिकारों को रक्षा करने का सामर्थ्य ही नहीं है तो तुम अधिकारी कहलाने के लायक नहीं हो। इसका मतलब तो अधिकारी कौन है?
जो हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, उसको ताकत किसने दी? उसको ताकत दी उसके व्यवस्था ने। जो नेता बैठा है, जो पॉलिसी मेकर बैठा है, पॉलिसी मेकर को ताकत किसने दी? हमारी वोट ने। असलियत में जिस अधिकारी को जो काम करना चाहिए वो हमारे लिए करना चाहिए, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है? वो तो बैंकों के लिए काम कर रहा है, वो तो बैंकों के तरफदारी में आता है। वो तो कहता है कि हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, हम क्या करें, हम मतलब असमर्थ हैं क्योंकि हमको आदेश मिला हुआ है। तो फिर उस लाइन का क्या है जो संविधान में लिखी जाती है, हम भारत के लोग? वो संविधान हमने ही तो अपने आप को समर्पित किया हुआ है ना। हमने कहा है कि हम इसके हिसाब से चलेंगे। वो एक साथी था हमारा, स्टूडेंट लीडर आया हुआ था, चला गया क्या वो? अगर वो यहां होते तो उनको बताते, जो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे सामाजिक मुद्दों का लेना देना थोड़ा कम रहता है, उन्होंने ये बात बोली। मैं उनको ये बताऊं कि तुम्हारे ही मुद्दों को हम उठा करके खड़े हुए हैं यहां पर, हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तुम्हारी अगली पीढ़ी का क्या होगा उसी को सोच सोच के चिंता में तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अधिकारियों से जब हम बात करने गए, बैंकों में जब हम बात करने गए, हमने बैंकों से 2-3 सवाल पूछे हैं। हमने उनसे यह कहा है कि भाई जो आपने हमको नोट दिए हैं ये नकली दिए हैं। जब तुमने हमको नकली नोट दिए हैं तो हम इसके बदले में असली मेहनत से कमाया हुआ धन कैसे दे तुमको? तुमने हमको कागज का टुकड़ा दिया है और हमसे हमारा असली धन ले रहे हो, हमसे हमारी जमीन ले रहे हो, हमसे हमारा मकान ले रहे हो, हमसे तुम हमारा सब कुछ ले रहे हो। अब बैंकों ने, आप में से आवेदन किस किसने लगाया हुआ है? इतने लोगों ने लगाया है। आप में से किसी भी बैंक के जवाब में ऐसा आया क्या कि हमने आपको असली रुपया दिया है? अब ना तो वो आपको ये कह रहे हैं कि असली रुपया आया है, ना वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको नकली दिया है, जबकि हम आरोप लगा रहे हैं कि तुमने हमको नकली दिया है। नकली क्यों कह रहे हैं हम? पहली बात, जो रुपया हमारे पेपर करेंसी एक्ट और मानक के हिसाब से नहीं है वो रुपया नकली है। समझ गए? मानक के बिना कोई चीज लागू नहीं होती है। मानक होता है हर चीज का। ऐसा नहीं हो सकता कि पुणे में तो मतलब 99 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाए और चंडीगढ़ में जो है वो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। सारी दुनिया का मानक एक जैसा होगा जब वास्ता अगर सारी दुनिया को पड़ता है तो। चाहे किलोग्राम है, चाहे समय का मानक है, चाहे लीटर का है, चाहे दूरी मापने का है, चाहे फिर धन मापने का है। और धन मापने का मानक भी सारी दुनिया में एक ही है, एंड दैट इज गोल्ड। ओनली गोल्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, बस। अब बैंक कर्मचारी ने, बैंक का एक जोनल मैनेजर था जिसके साथ हम बहस कर रहे थे, उसने मुझे एक बात बोली कि डॉक्टर साहब आप लोगों को ये क्यों कहते हो कि हमने आपको नकली नोट दिए? मैंने कहा आप लिख दो कि हमने आपको असली दिए हैं। असली नोट कौन सा होगा? जो देश की विधि के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार आपने बनाया होगा, और वो केवल 4.8 लाख करोड़ रुपया है इस देश में जो विधि के अनुसार है, और टोटल पेपर करेंसी 34 लाख करोड़ की है। तो 34 लाख करोड़ में से कुछ नोट तो हमारे पास असली हैं और कुछ लोग हमारे पास नकली हैं। देखिए, मैं इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना यह ठगी आपके साथ कॉन्टिन्यूअसली होती रहेगी। आरबीआई ने गोल्ड रख लिया या अनाज रख लिया एफसीआई के पास, सरकार ने,
उसके बदले में नोट जारी कर दिए। नोट जारी होने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। नोट जारी होने का एक ही तरीका है, जितनी देश की जीडीपी होगी, इसको समझिएगा, जीडीपी होगी उसके बराबर में नोट छापे जाएंगे, बस, और कोई तरीका नहीं है। जीडीपी के बराबर ही नोट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जितना देश ने उत्पादन किया उतने ही नोट छपेंगे। इससे ऊपर एक भी रुपया छपा तो वो नकली है। समझ गए? अब वो प्रोडक्शन क्या है? फसल, हमारी मेहनत, जो सर्विस सेक्टर में हम सर्विस देते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक, जितना प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं, जैसे कोई भी धातु निकलती है, कोयला निकलता है जमीन से, और जो रियल धन है, मतलब वो प्राकृतिक संसाधन है, पशु है, इंसान है, हमारी मेहनत है, इस प्रोडक्शन के बदले में ही नोट छपेंगे। अब प्रोडक्शन हुई, हमें उसके बदले के नोट जारी हो गए, उसके बदले में मालिक को नोट मिल गए, कोई किसी के साथ में धोखा नहीं, कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं। अब अडानी जी बैठ करके मोदी से बात कर रहे हैं कि मोदी भैया, हमको ये पुणे में ये वाली बिल्डिंग चाहिए, अपने को ये वाला एरिया चाहिए, हमें यहां मॉल बनाना है, और यहां रेट चल रहा है अभी फिलहाल में कि मतलब 100 गज की जगह का हम ये मान के चल पड़ते हैं कि अभी फिलहाल 3 करोड़ चल रहा है, हम मान के चलते हैं। अब वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ ये सारा का सारा एरिया चाहिए जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपया बनती है। हम ये मान के चलते हैं कि 2000 करोड़ रुपए में जमीन कीमत है आज के टाइम पे, लेकिन वहां के लोग देंगे नहीं, बेचेंगे नहीं। उसके लिए हमारे पास कम से कम 10,000 करोड़ रुपया होना चाहिए, जो हम कुछ पैसे पुलिस वालों को खिला देंगे, कमिश्नर भी लठ लेके खड़े हो जाए ताकि जनता को पीटने के लिए, है कि नहीं। और फिर जो दूसरे, उनको भी अभी बैंक वाले लेके जाते हैं ना पुलिस वालों को। और अभी तो एक नया कानून बन रहा है अपने देश के अंदर, पता है क्या, कि पुलिस वालों को आप किराए पे लेके जा सकते हो। हाँ, असलियत में ऐसा ही चाहिए तो आपको दिन का 2000 रुपया देना पड़ेगा, आपको एक पूरी पीसीआर लेके जानी है तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, एक हवलदार चाहिए तो इतना देना पड़ेगा, सिपाही का इतना रुपया है, एसपी को किराए पे चाहिए तो इतना रुपया है। ये कानून बन रहा है बकायदा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। तो आपको किराए पे पुलिस वाले मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो अब बैंक वाले, अब ये किराए पे हम लोग थोड़ी रख सकते हैं यार पुलिस वालों को, लेकिन अगर 20,000 करोड़ रुपया छाप के मोतीलाल पकड़ा दे अडानी को, मतलब जो मालिक बैठा है वहां पर ऊपर बैठा है, उसके हाथ में है। क्योंकि बैंक मैनेजर क्या बोल रहा है मुझे कि डॉक्टर साहब, आप जो देश को बरगला रहे हो, आप जो देश को झूठ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि गोल्ड स्टैंडर्ड से होना चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड तो कब का खत्म हो गया। देखिएगा, ये बात आपके सामने भी आएगी। बैंक वाला आपको बोलेगा, जैसे हमने बताया, मैं आपको पूरी की पूरी उस वारदात के बारे में बताता हूं। हमको जोनल मैनेजर ने बोला, आपने हमसे 6 करोड़ रुपया लिया। मैंने कहा ना, गलत बात, आपने 6 करोड़ रुपया डिजिट में ट्रांसफर किया था खाली, आपने हमको 6 करोड़ रुपया नहीं दिया था। आपने बोला कि चलिए आप डिजिट ट्रांसफर कर दीजिए हमको। मैंने कहा ठीक है, कंप्यूटर काम वो इधर कर ले, अभी कर देता हूं, मेरे को पासवर्ड दे, 2 मिनट लगता, तू 6 करोड़ बोल, तुम्हें सिर को 60 करोड़ करता हूं ट्रांसफर, इसमें क्या है भाई, ट्रांसफर ही तो करना है ना खाली। वो बोलता नहीं, आपने 6 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, उसने ये बोला, मतलब जमीन खरीदी, मकान खरीदा। मैंने बोला नहीं, गलत बात, मैंने 6 करोड़ रुपए का सामान नहीं खरीदा। आपको बस यही बात समझनी है। पेपर करेंसी एक्ट कहता है कि आपके 15 रुपए में एक मोहर है, आज भी पेपर करेंसी एक्ट कहता है। इसका मतलब आपके 1 रुपए में 770 मिलीग्राम सोना आता है। कहने का मतलब, अगर आपने गाड़ी ले ली कोई और वो 5 लाख रुपए की लिया, आपने 5 लाख रुपए के नोट दिए उसको, या डिजिट दिए, ट्रांसफर किए, और उसके बदले में आपको गाड़ी मिल गई, लेकिन वो जो 5 लाख रुपया है उसमें कितना गोल्ड मिलेगा आपको मालूम है?
5 लाख में आपको उतना ही गोल्ड मिलेगा जितना आपके असली अगर नोट हैं उसमें 105 रुपए में मिलते हैं। यानी कि आपने 5 लाख का सामान नहीं खरीदा है, आपने 106 रुपए की कीमत का सामान खरीदा है। जब आप 5 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हो ना, तो असलियत में आप 106 रुपए का सामान खरीद रहे हो, क्योंकि जितना सोना आपका 5 लाख रुपए के कागज के नोट में आ रहा है उतना ही सोना हमारे 106 रुपए के असली नोट में आ रहा है। तो हमने बोला 6 करोड़ का नहीं, सिर्फ 5 करोड़ का जो बराबर आती है कीमत लगभग 11,000 के करीब आती है। तो मैंने बोला हमने तो 12,000 रुपए का सामान खरीदा है और हमने उसके बदले का आपको पैसा उससे फालतू दे चुके हैं हम पहले से ही। ऐसा कैसे? तो मैंने उसको जब कैलकुलेशन करके दिया, मैंने कैलकुलेशन में जब गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करी तो वो जो जोनल मैनेजर था उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब गोल्ड स्टैंडर्ड तो बहुत पहले खत्म हो गया। मैंने बोला इसका मतलब बता दीजिए बस आप हमको कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है बहुत पहले खत्म हो गया। उसने बोला अब सरकार को नोट छापने के लिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड, कोई गोल्ड बैकिंग में रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब यह हुआ कि आप सरकार जो है, आरबीआई जो है, जब मर्जी जितना मर्जी पैसा छाप सकती है। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि अगर आपको कोई स्टैंडर्ड रखने की जरूरत नहीं है तो आप जितना मर्जी रुपया छाप सकते हो। इसका तो ये मतलब है। बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर जो हमसे लेना वो भी छाप लो। भाई जब आप जितना मर्जी रुपया छाप सकते हो तो जितना आपने हमारे ऊपर कर्जा बना रखा उसको भी छाप लो यार, छाप के अपना काम चला लो, बात खत्म। और अगर स्टैंडर्ड है तो भैया फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे। हम पूरी जिंदगी इस गिल्टी कॉन्शियस में नहीं रहेंगे कि हम कर्जदार हैं। आप सबने आवेदन पढ़ा है। अगर आपने आवेदन पढ़ा है तो उसमें आपने देख लिया है कि असली चोर बैंक वाले हैं। असली गलत लोग उन बैंक वालों का समर्थन करने वाले लोग हैं। जो नेता बैंकिंग पे नहीं बोलता है, असली चोर वो नेता है। जो अधिकारी बैंकों के लिए खड़ा है, असली चोर वो अधिकारी है। अगर ये कमिश्नर, अगर आपके तहसीलदार, अगर डीसी बैंकों की तरफदारी करने आते हैं तो वो असली चोर हैं इस देश के। और चोरों से डरा नहीं करते कभी भी। चोरों की आंख में आंख डाल के बोला जाता है कि तुम गलत कर रहे हो। और चोर को बोलने से एलर्जी होती है। चोर चोरी करने आया हो ना घर में, मान लो चुपके से दुबके पांव आता है, वो कभी खुलकर नहीं बोलता है। चोर कभी खुलकर नहीं आता जैसे हम लोग सिर्फ खड़े होकर के बोल रहे हैं, वो दबे पांव आता है। अब मान लो पिछले घर से चोरी करके आया था और पोटली वहां रख के आपकी अलमारी खोलने लग गया और आपका भी कीमती सामान चुराने लग गया। उसको किस चीज से डर लगेगा सबसे ज्यादा मालूम है? कि कहीं कोई आवाज ना हो जाए। और अगर कोई आदमी दूसरे कमरे में ऐसे ही बैठे बैठे बोलने लग जाए चोर चोर चोर, तो क्या होगा? वो पोटली भी छोड़ जाएगा जो पिछले वाली आई है। यानी अगर आपने बैंक वालों को देखते ही चोर 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 चिल्लाना शुरू कर दिया तो जितना ये बाकी लोगों का लूट के लाए ये भी छोड़ के भागना पड़ेगा इनको। और ये भागेंगे, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने तैयारी में एक चीज जोड़ दी है, सीबीडीसी लेकर के आ रहे हैं। रुपए का नाम बदलकर ई रुपया रख रहे हैं। ई रुपया, जिस दिन रुपए का नाम ई रुपया हो गया आपका गोल्ड स्टैंडर्ड गायब। अभी तक आप लड़ पा रहे हो क्योंकि आपके रुपए का नाम रुपया है और 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम सोना है। आज आप अपने अधिकार की लड़ाई, आज आप कानून की लड़ाई, आज आप न्याय की और सिद्धांत की लड़ाई लड़ सकते हो क्योंकि आपके रुपए का नाम रुपया है।
जब तक रुपए का नाम रुपया रहेगा तब तक आप इनसे मांग सकते हो। अब देखो भैया, अगर आप हो थोड़े तो आपको, हमको, सबको पड़ेंगे डंडे, क्योंकि ये क्या कहेंगे कि जो बोलने वाला है उसको चुप कराओ किसी तरह से, क्योंकि जो जो हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आवाज बढ़ रही है। बस हम गलती कहां कर रहे हैं, हम अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। जैसे दूसरे स्टेट्स में भी मैंने देखा है, कुछ लोगों ने अपने तरीके से आवेदन लगाने स्टार्ट कर दिए। आज तो आवेदन लगा करके आप लड़ पा रहे हो, लेकिन कल जब पेपर करेंसी एक्ट की हवाला देंगे, कल को जब हम सरफेसी एक्ट को चैलेंज करेंगे, कल को जब हम कॉइनेज एक्ट 2011 को चैलेंज करेंगे, उनको चैलेंज करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं क्या किसी के पास? इससे अगले स्टेप के दस्तावेज हैं किसी के पास? वो नहीं है। बड़ी गलती क्या हो रही है कि हम अपने हिसाब से लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हालांकि आवाज बुलंद हो रही है, हमें व्यक्तिगत इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिनके आवेदन लग रहे हैं उनको व्यक्तिगत नुकसान है। उनका नुकसान क्या है कि आज तो वो अधिकारियों से लड़ पाएंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के थ्रू जब हम सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करेंगे कॉइनेज एक्ट 2011 और सरफेसी एक्ट को, सरफेसी एक्ट का हवाला लेते हैं ना डीसी, डेप्यूटी कलेक्टर, अगर सरफेसी एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित हो जाए, अगर ये गैर संवैधानिक साबित हो जाए, तब तो इससे पीछा छूट जाएगा ना, तो अपने को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, क्योंकि उस कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना, जिस कोर्ट में मुंशी 200 रुपए में तारीख देता हो आपको और जज को सारा पता हो, उस कोर्ट में आप न्याय की उम्मीद मतलब कर सकते हो क्या उससे? वो आपके लिए नहीं बनी है, कोर्ट आपके लिए नहीं बनी है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये जो अधिकारी है, ये जो पुलिस है, ये आपकी सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए नहीं बने हैं। ये तो 1857 की क्रांति हुई, जब क्रांतिकारी लोग सड़क के ऊपर आने लगे, उन लोगों को फांसी तोड़ने के लिए ही आईपीसी लाया गया था 1860 में, और उनको काबू करने के लिए पुलिस एक्ट लाया गया था 1861 में। यानी ये असलियत में अंग्रेजों को बचाने की ही संस्थाएं हैं, कोर्ट भी और पुलिस तंत्र भी। अब आप देख लीजिए, कोर्टों में फैसले होते हैं सबूतों के आधार पर, वहां न्याय नहीं होता है। न्याय तो नहीं होता ना वहां सिर्फ फैसले होते हैं। अगर हाई कोर्ट का कोई जज कोई फैसला दे दे अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको डिस्क्रिशन पावर है, सुप्रीम कोर्ट का जज उसको बदल दे अगर, तो हाई कोर्ट के जज को फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि या फिर लोअर कोर्ट के जिस जज ने फैसला दिया था अपर कोर्ट ने अगर उसको बदल दिया, इसका मतलब वो पहले वाला कौन था? या तो बेवकूफ था या चोर था। है? ऐसे लोगों को तो उसी टाइम नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए ना, अदरवाइज न्याय की दो परिभाषाएं कैसे हो सकती हैं? तो यहां तो फैसले हो रहे हैं आपको उलझाने के, और सुप्रीम कोर्ट आपकी तब तक नहीं सुनेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर सारे रास्ते जाम ना हो जाएंगे। इसीलिए हम ये बोलते हैं कम से कम 1 लाख लोग चाहिए हमको समझे हुए। उस दिन आप स्वराज की घोषणा, उस दिन आप ये घोषणा कर सकते हो कि जब तक हमारे मसले नहीं सुनोगे तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं, तो आपकी सुनेगी नहीं। आप अभी कोर्ट में जाइए, जितने दस्तावेज आपके पास है ना, ये एनफ हैं। अगर वो जज पढ़ ले और उसको समझ ले, अगर उसमें इतनी अकल हो, तो इतना बहुत है कि वो बैंक को, आरबीआई को नोटिस। अब वो मुझे कई बार कहता है कि बैंक नहीं जी, बैंक चिट्ठी लिख के क्या कहता है कोर्ट में, पता क्या बोलता है? बैंक बोलता है जी ये हमारा मसला नहीं है, ये तो आरबीआई का मसला है। तो हम जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि आरबीआई को पार्टी बना दो ना आप,
बनाता ही नहीं बेचारा। क्या बोलता है पता है? आप ना डीआरटी में जाइए, डीआरटी में भेज देता है। डीआरटी क्या है? ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल किस लिए बनते हैं? जैसे एनजीटी बना है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना है, एनसीएलटी बना है, वैसे ही डीआरटी बना है। ट्रिब्यूनल बने होते हैं जब आपको संविधान के बाहर, कानून से बाहर अपनी मर्जी के, मन मर्जी के फैसले जब देश पे थोपने होते हैं, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपकी गाड़ी को तो बताएगा कि प्रदूषण फैला रही है, उसको आपको डंप करना पड़ेगा डीजल की गाड़ी को, लेकिन जब हसदेव के जंगल कटेंगे तब एनजीटी को दिक्कत नहीं है। नहीं समझे? जब 2-2 लाख एकड़ में जंगल कटते हैं तब एनजीटी को प्रदूषण नजर नहीं आता है। जब फैक्ट्रियां बेहिसाब धुआं छोड़ती हैं तब एनजीटी को प्रदूषण नजर नहीं आता है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ बनने में इतना प्रदूषण फैला देती है जितना एक डीजल की गाड़ी 30 साल में भी प्रदूषण नहीं फैलाती। यानी सिर्फ बनने में। और जो इलेक्ट्रिक वेस्ट है वो कितना खतरनाक है इंसान के लिए, इसका तो अंदाजा भी नहीं है। वहां एनजीटी को कुछ नजर नहीं आएगा। वैसे ही लॉकडाउन लगाना गैर संवैधानिक था कि नहीं था? पता है ना आप सबको? लॉकडाउन वाज अ फ्रॉड एंड द बिगेस्ट फ्रॉड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। लॉकडाउन लगाकर आपके काम धंधों को चौपट किया गया, आपकी दुकानदारी को बर्बाद किया गया, योजनाबद्ध तरीके से आपका सत्यानाश किया गया ताकि आप कर्जों का भुगतान ना कर पाओ, और कर्जे का भुगतान ना कर पाओ इसीलिए आपकी जमीनों को फिर वो लोग छीन सकें। ये सारा खेल आपकी और किसानों की और जंगलों की, इस देश की प्राकृतिक संसाधनों को छीनने का है। यह कोई बैंकिंग का षड्यंत्र नहीं है। बैंकिंग के जरिए पूरी दुनिया को गुलाम मानसिकता में डालने का षड्यंत्र है ये। अगर इस बैंकिंग के इतिहास को समझेंगे तो पता चलेगा कि यह सिर्फ भारत का मसला नहीं है, दुनिया के हर देश में, हर कौम में, हर उस व्यक्ति के साथ यह हो रहा है जो मेहनत कश है, मेहनत कश व्यक्ति को। लेकिन हमको एक दूसरे से तोड़ने के लिए कुछ बीच में ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, उसमें वो व्यक्तिगत स्वार्थ पैसा का टुकड़ा भी हो सकता है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ पावर भी हो सकती है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ राजनीति भी हो सकती है, कुछ भी हो, उस व्यक्तिगत स्वार्थ में वो इस मसले से दूसरे कोई और ही मुद्दों पे मैं तो पूरा दिन आपको पता है इन्हीं मसलों में लगा रहता हूं। एक फलाना आदमी, अभी हमारे वहां सिरसा में एक व्यक्ति की हमने फैक्ट्री पे ताला लगा हुआ था, ताला तोड़वा के उसकी फैक्ट्री खुलवाई। 6 महीने से फैक्ट्री में बैठता अपना बिजनेस कर रहा है मौज से, और वो बंदा अब कहता है कि जीएसएम के पल्ले कुछ नहीं है, हमको उनसे ज्यादा पता है, हम डायरेक्ट आवेदन लगाते हैं। मतलब वो अलग ही दुकान खोल के बैठ गया। मैंने कहा अब इसको क्या कहूं मैं, बताइए। अब इससे ये भी बड़ा मसला है कि लड़ाई अपनी पूरी व्यवस्था से है, और हम जैसे लोग उन मसलों को सुलझाने पड़े जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इस देश की आवाम को अब एक बात सोचनी होगी कि जब लॉकडाउन, अच्छा एक और बात बताइए, अगर आप गांव में निकलो और लोगों को यह कहो कि अगर किसी को सरकार की सुई से, इंजेक्शन से कोई साइड इफेक्ट हुआ है, कोरोना के दौर में जो लगी थी, और उसका हर्जाना सरकार से मांगा जाए, तो क्या आपके साथ लोग नहीं आएंगे? आज आप गांव में जाओगे, आपके साथ लोग आएंगे, क्योंकि वो कर्जदार नहीं है तो वो आपके साथ नहीं आएगा, कर्जे वाला आपके साथ आएगा। लेकिन जब आप उसकी लड़ाई लड़ोगे, तो हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई चली हुई है, तो जब आप उसकी लड़ाई लड़ोगे तो वो आपके साथ आएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपनी लड़ाई का दायरा व्यापक बनाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। जो दूसरे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना के दौर में खुलकर बोले, मानवता के लिए खड़े हुए, उनसे आज हम कहते हैं बैंकिंग पे बोलिए, वो बैंकिंग पर नहीं बोलते हैं।
वो कहते हैं बैंक तो अगर आज हम बैंकों को अगर ऐसे ले जाएंगे तो हमको लोन नहीं मिलेगा। अरे हम तो चाहते हैं ऐसी व्यवस्था बने कि जिसमें किसी को लोन मिले ही ना, जिसको लोन लेना ही ना पड़े, क्योंकि अपनी लड़ाई केवल देश को कर्ज मुक्त करने की नहीं है, अपनी लड़ाई अगली पीढ़ियों को कर्ज मुक्त रखने की है कि वो कभी भी कर्जा ना लें। अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है संख्या बल। और संख्या बल के लिए आप लोगों को जिस जिस बंदे की अपनी लड़ाई है बैंकों के साथ, कम से कम एक व्यक्ति के पास 5 गाड़ियों के आदमी तो होने चाहिए। एक आदमी के पास, अगर एक आदमी के पास 20 से 50 व्यक्ति हैं अपने, जो उसने अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने देहात में, अपने सर्कल में, अपने मोबाइल की लिस्ट से कमाए हुए हैं, तो जिस दिन हम सुप्रीम कोर्ट चलें उस दिन फिर ऐसा माहौल बनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने अब वो पूछे इतनी भीड़ कैसे है, तो हम सब कहें जी अपना आवेदन लेकर आए हैं। और इतने आवेदन कैसे लेंगे, सब PIL बना दो। PIL बना करके और उसके बाद जब हम जज के सामने रखें और जब तथ्य उसके सामने आएंगे, इतने लोगों का प्रेशर होगा तो उसको कानून के हिसाब से हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम नहीं कहते कि दबाव में सुनिए आप हमारी, हम कहते हैं कानून के हिसाब से सुनिए। अगर आप, मैं एक SHO को बोलता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, दिल्ली में एक SHO हमारी जानकारी में निकल आया और बड़ा हमको मतलब इज्जत देने वाला मिल गया बाय चांस। वो बोला हम आपके बड़े पुराने मतलब बड़े बड़े फैन हैं और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो एंड सो पता करने लगा। तो मैंने उनको बोला कि SHO साहब एक काम कर दोगे क्या? मैंने कहा क्या? मैं कहा अगर मैं आपको कोई शिकायत देता हूं किसी के खिलाफ और उस शिकायत के सबूत भी दे देता हूं और उस शिकायत को हमारी IPC में लिखा भी हुआ है, तो क्या आप हमको उसके खिलाफ FIR करके दे देंगे? बोला हाँ क्या दिक्कत है, अगर सबूत भी है फिर तो क्या दिक्कत है। बोल बताओ क्या है। मैंने कहा खोलो एक बार IPC, हर थानेदार की मेज के ऊपर IPC रखी होती है, हर एक थानेदार के पास। मैंने कहा IPC की धारा 230 से लेकर 254 तक देखो जरा क्या लिखा हुआ है। उन्हें वो खोल के देखा, उसके अंदर था हमारे कॉइन को छेड़ने का, हमारी करेंसी के साथ छेड़छाड़ करने का, उसमें लिखा हुआ था। मैंने कहा एक तो ये छेड़छाड़ है। बोला ठीक है, बढ़िया बनता है, इसमें केस बनता है। मैंने कहा एक देखो धारा 489, अपना सेक्शन 489 देखो जरा, ABCDE देखो। उसने वो पढ़ा, बोला ये था। मैंने कहा ये नकली नोटों में कारोबार करने का था। हाँ इसमें भी बनता है। तो मैंने कहा लिखो फिर। बोला किसके खिलाफ है? मैंने कहा बैंकों के खिलाफ है, RBI के खिलाफ। ओ भाई मेरी नौकरी करनी है, मुझे छोड़। मैंने कहा जो जायज बात है वो करना है आपको, 2 लाख 5 लाख भी दूंगा, पैसा चाहिए पैसे भी दूंगा, लेकिन SHO की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कानून सम्मत हमारी कही हुई बात पे FIR लिखने को तैयार हो जाए। आपने भी कितने सारे लोगों ने FIR दी हुई है, दिया है? किसी ने FIR दिया थाने में? किसी थानेदार ने FIR किया? आपके खिलाफ फटदेसी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ओ यार फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही तो है, बाद में वो कोर्ट से खारिज हो जाएगी अगर गलत होगी तो। एक तो SHO लिख दे, कोई तो पुलिस वाला लिखे, लेकिन नहीं। अब चले जाओ वकीलों के पास, कोर्ट में किसी वकील का नाम कमाया हुआ है जिसने, मैं आपको बताता हूं, प्रशांत भूषण जी से लगभग 3 घंटे बात हुई हमारी, पूरी डिटेल में। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। प्रशांत भूषण जी से बातचीत हुई, सारे मसले को समझा, सवाल भी दे पूछे, सारे सवालों के जवाब भी मिल गए, हमारी बात से सहमत भी हुए। लेकिन जब हमने कहा कि आइए प्रोसीड करते हैं, तो प्रोसीड नहीं किया साहब। कोर्ट में जाओगे, वो वकील आपके साथ सेटलमेंट की बात तो करेंगे,
कानून सम्मत आपकी बात की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसका मतलब वकीलों की भी एक फौज अलग तैयार करनी पड़ेगी, नए वकील तैयार करने पड़ेंगे। वकीलों को कभी भी 230 से 254 नहीं पढ़ाया जाता, 489 कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, कभी भी नहीं पढ़ाया जाएगा। उनको वो पढ़ाए जाएंगे जहां अंदर जा करके आप कैसे कैसे मतलब दर्ज करना है और कैसे सेटलमेंट करानी है और कैसे समझौते कराने हैं। लेकिन असली लड़ाई लड़ना ना पुलिस वालों को सिखाया, ना वकील को सिखाया, और उन्हीं वकीलों से जज बनते हैं। वही वकालत की पढ़ाई बन के भाई जज जुडिशरी की पढ़ाई में भी जो पेपर में आएगा वही तो पढ़ेगा जज। उसको वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो देश की जनता के हित की है। उसको सिर्फ वो पढ़ाया जाता है जो इस तंत्र के हित का है। तो अब हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, ना कोई वकील है, ना कोई जज है, और ना कोई पुलिस है। कोई व्यवस्था नहीं है। डेप्यूटी कलेक्टर, ये कलेक्टर बने थे, ये टैक्स कलेक्शन करने के लिए अंग्रेजों ने अपने पिट्ठू बिठाए थे, और आज भी उसी विचारधारा पर काम करते हैं। ये कमिश्नर, शायद कमीशन खाने वाले को कमिश्नर बोलते होंगे, पता नहीं किसको बोलते हैं कमिश्नर है। ये हमारा काम तो नहीं करते हैं। आपको तो लाइनों में वैसे ही लगना पड़ता है, हमको तो वैसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह खड़ा होना पड़ता है। हमको तो कोई भी कभी भी डांट देता है। हमारी आवाज कौन सुनेगा? हमारी आवाज बुलंद कौन करेगा? हमारी आवाज बुलंद करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो लॉकडाउन में बोली हो। क्यों जी? कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे तंत्र के खिलाफ नहीं बोली है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बैंकिंग के खिलाफ बोलेगी, कोई नहीं बोलेगी। तो करना क्या होगा? जनता को अपनी ताकत इतनी बढ़ानी होगी कि हमको ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़े, ना किसी पुलिस की जरूरत पड़े, ना किसी सरकार की जरूरत पड़े। जनता अपने आप में सरकार बन जाए तो ही यह बात संभव होगी। और यह सिर्फ तब संभव होगा जब जागृति आएगी। हम इस लड़ाई को इसलिए ज्ञान युद्ध का नाम देते हैं। हमको कुछ नहीं पड़ी है सुबह से लेकर रात तक के इन मुद्दों के ऊपर बोलने की। जो भी लगे हुए हैं इसके अंदर जनता सरकार मोर्चा में, किसी को नहीं पड़ी हुई है। लेकिन हमको क्या पता है, अगर इनका शिकंजा ऐसे ही कसता चला जाएगा, भले ही आखिर में हमारे बच्चे का नंबर आए, भले ही आप सबके बाद में नंबर आए हमारे वाले का, लेकिन आएगा उसका भी, रगड़ा वो भी जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको यह मालूम है कि यदि हमको अपनी औलाद बचानी है तो आपकी अगली पीढ़ियों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और यदि आपको अपनी बचानी है तो आपको अपने पड़ोसी की लड़नी पड़ेगी। बस ये मान के चलिएगा। मतलब हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। और हो सकता है इस जीवन में आपको अपनी मेहनत के नतीजे दिखाई भी ना दें। हो सकता है जो हम करना चाहते हैं असलियत में, वो शायद आप वो ना देख पाओ। उस भगत सिंह की तरह जो उन्होंने सपना देखा था वो देख नहीं पाए, लेकिन कुछ साल उसकी अगली पीढ़ी ने उस सपनों को जिया। लेकिन अब हम दोबारा उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर अब भगत सिंह भी पूंजीवाद पर बोल रहा है उस टाइम पर यार, और हम भी पूंजीवाद पर ही बोल रहे हैं इस टाइम पर। आप भी पूंजीवाद पर बोल रहे हैं। आज तो जयंती है सुभाष चंद्र बोस जी की ना, 23 जनवरी है आज, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसी पूंजीवाद पर बोल रहे हैं। और आज 23 जनवरी पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसकी लड़ रहे हैं? रुपए की। यही लड़ाई नेताजी भी बोल रहे थे कि तुम्हारा जो रुपया है ये फ्रॉड है जो अंग्रेजों ने आपको दिया है, और हम अपना रुपया बनाएंगे। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद रुपया बनाया जब उन्होंने, वो रुपया आज भी 14 देशों में लागू है। आज भी वो वैध रुपया है। और अगर वो रुपया आज लागू होता है, बहुत से लोग ये बोलते हैं
अगर बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो गया तो, ये बैंक अगर उड़ गए तो क्या होगा, फिर हम लेन देन कैसे करेंगे। यकीन मानिए, अगर ई रुपया होने से पहले आपने इस लड़ाई को जीत लिया तो गरीब से गरीब आदमी के घर में भी सोना ही सोना होगा, क्योंकि फिर वो अपने को देना तो पड़ेगा ना। अगर वैध हमने जो कमाया हुआ है वो अवैध नहीं है, हमने मेहनत के बदले कमाया हुआ है, और हम उसको वही रुपया मानते हैं जो असली रुपया है। हम स्टैंडर्ड वाला ही रुपया, हम तो ये मानकर नहीं कमाते ना कि हम नकली रुपया कमा रहे हैं। हम देश के कानून के हिसाब से, वैध विधि के हिसाब से बना हुआ रुपया ही मानते हैं और उसी को कमा रहे हैं, इसलिए हमारा रुपया वैध है। और जो बैंक अपने आप छाप करके आपकी जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, ट्रैक्टर सब कुछ नीलाम करने पर लगा हुआ है, वो पूरा का पूरा अवैध सिस्टम चल रहा है। और इसीलिए आपको पूंजीवाद के खिलाफ भी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आपको कंपनी राज के खिलाफ भी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आपको स्वदेशी के लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी, आपको गांव बचाने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको रुपए का कम से कम इस्तेमाल करें हम ऐसी व्यवस्था बनाने पे भी काम करना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल और केवल बैंकों के खिलाफ लड़ने से और बोलने से नहीं जीती जा सकती। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं। आप अपने गांव में जाइए, आप अपने लोगों के बीच जाइए, अपने अगली पीढ़ी के नए बच्चों को तैयार कीजिए। नए बच्चों को नहीं पता है, आप अभी तो कितना ही बोल लेंगे हम, 2, 3 और 4 तारीख को पुणे में ही ट्रेनिंग है ना। आप में से किस किस को मालूम है उस ट्रेनिंग के बारे में? सबको पता है। अपनी जानकारी में से हर व्यक्ति अपनी जानकारी में से 5-5 लोगों को लाने का टारगेट रखिए। आप पूरी बात नहीं समझा सकते मान लीजिए, तो वहां बैठकर वो समझेंगे कि ये पूरी लड़ाई क्या है, ये पूरा षड्यंत्र क्या है जो आपके साथ हो रहा है। अगर ये पूरा षड्यंत्र आप और आपके पड़ोसी नहीं समझे, ये लड़ नहीं पाएंगे आप। व्यवस्था बहुत क्रूर है। ये अभी बुलडोजर ले आएंगे, अभी गोलियां चला देंगे। इनको क्या लगता है? देखिए, सोचिए, आप में से जो जो बोलने वाले लोग हैं उनको ये पॉइंट आउट कर लें, समझिए एक बात को, उनको ये पॉइंट आउट कर ले कि ये 3-4 लोग संभाल रहे हैं सारा कुछ, और इधर स्नाइपर बिठा दें। 15,000 20,000 रुपए में आदमी को मारने का ठेका ले लेते हैं। इतनी बेरोजगारी है अभी, मालूम है ना आपको? 15-20 हजार में आदमी मारना बहुत आसान है। अगर एक आदमी को इन्होंने ले लिया, इस भीड़ में यहां खड़ा होकर के एक व्यक्ति यहां आया, पिस्टल निकाली, ठा, दूसरे ने दूसरे को, तीसरे ने तीसरे को, तीनों गिरफ्तार हो गए, उसको जेल हो गई, क्या फर्क पड़ता? उनके घर पे बोल दिया कि तुम्हारे घर पर 50,000 रुपया महीना पहुंचता रहेगा तुमने अगर इनको मार दिया तो। तब क्या? तब फिर आप डर के बढ़ जाओगे घर पे, क्योंकि आपको लगा कि जो बोलेगा वो मर जाएगा। कितना मुश्किल है चुप करवाना लोगों को। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो कि जो जनता सरकार मोर्चा कर रहा है वही हम करेंगे, जो देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि चलो वही मानेंगे, और देवेंद्र को ही आपने नेता पका दिया, देवेंद्र को इन्होंने मैनेज कर लिया, तब आप क्या करेंगे? उसको अगर बीच से निकाल दिया तो आप क्या करेंगे? ये लड़ाई उस वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं हम आपको कि जब कोई भी आपके लिए बोलने वाला ना हो तो आपको बोलना आना चाहिए। आपको बोलना आना चाहिए ना। अब वेट थोड़ी करोगे किसी का, दूसरे पर्सन का। भाई बैंकों वाले आए हुए और बोलो, हट चोर, कैसे आया तू मेरे घर में? पहले जवाब क्यों नहीं देता है बात का? जब तुमको तसल्ली हुआ तब तुमने हमको पैसा दिया था ना। जब तुमने देखा था कि मैं कमाने लायक हूं, मैं पे करने लायक हूं, मेरी प्रॉपर्टी की वो कीमत है। अब तुम क्या कर रहे हो? 5-5 लाख रुपए में 50-50 लाख की प्रॉपर्टी को हड़पने का कोशिश कर रहे हो। किसान की जमीन की रेट है 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया उसका एकड़ है, 70,000 रुपए में नीलाम कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो विदर्भ के अंदर जो फसल का उनको लोन मिलता है, जो केसीसी पे जो लोन मिलता है। आप निकलिए तो सही, आपको हर गांव में प्रताड़ित लोग मिलेंगे। और जब हम एक जैसे पीड़ित लोग होते हैं, जब वो एक दूसरे का दर्द समझते हैं तो आपके साथ खड़े होंगे वो।
आपको खड़ा उन लोगों को साथ लाना होगा। हां, बिना मसले को समझे, बिना लड़ाई को समझे, बिना पूरे षड्यंत्र को समझे लड़ने निकले तो फिर मार खाएंगे। ये काम करते हैं हमारे हरियाणा में जाट और इधर सरदारों में जट। ये क्या करते हैं, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो तो लड़ाई में कूद जाते हैं, देखते भी नहीं है गलत क्या सही क्या। अत्याचार होते हुए नहीं देखेंगे किसी के साथ, हाँ वहीं बढ़ जाएंगे, खुद का मतलब भी नहीं होता है ना। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे वही पीछे से हट गया, हम खड़े रह जाते हैं ऐसे ही। अभी एक केस था काफी पुराना बैंकों के खिलाफ, 34 लाख का केस था। अभी मैसेज आया हुआ था अपनी टीम में वीर सिंह का, उसने बोला जी 34 लाख का केस था, 3.5 लाख रुपए में सेटलमेंट कर ली, हमसे पूछे बिना ही। अरे 35,000 में भी करने को तैयार था बैंक, और एनओसी भी दिया। अगर आपका संख्या बल नजर आएगा उनको, तो आपकी शर्तों पर वो लोग आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। अगर आपका संख्या बल नजर आएगा, अगर आप अकेले खड़े नजर आओगे तो अगली बार वो 50 लोगों को ला करके आपको घर से बाहर निकालेंगे और ताला लगा देंगे। फिर आप ताले तोड़ते रहना, फिर ताले तोड़ने के मुकदमे छिलते रहना। फिर कोर्ट आपको ये बात कहेगी कि जब कोर्ट के आदेश थे तो तुमने ताले क्यों तोड़े, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। फिर जो लड़ाई थी लोन से लड़ने वाली, वो लड़ाई लोन से हटके कंटेम्प्ट पे आ जाएगी, समझे ना। फिर आपको वो लोग कानून विरोधी घोषित कर देंगे, और यही तो साबित करना है उन्होंने। आपको अपराधी घोषित ही तो करना है, अपराधी के फिर अधिकार खत्म, आप अपराधी हुए और आपके अधिकार खत्म। तो ताला लगने ही ना दो, ये काम करो। और अगर ताले तोड़ने हैं अब, तो ताले तोड़ते हुए किसने ताला तोड़ा ये दिखना नहीं चाहिए वीडियो में। अब तोड़ेगा तो मालिक ही, तोड़ेगा तो वही जिसके घर का ताला है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर जो वीडियो, चुपचाप अपने जाओ, अपने ताले तोड़ो, अपने घरों में बैठो, अपना कब्जा लो वापस। उसके लिए फालतू अब प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अब तो सारे देश को पता चल चुका है कि बैंकों ने जो ताले लगाए हुए हैं वो गैर कानूनी तरीके से लगाए हुए हैं। इस गैर कानूनी लड़ाई से लड़ने के लिए ही हमको संख्या बल चाहिए भैया, और ये संख्या बल की लड़ाई है बस, और कुछ नहीं। आज आप जिस विचारधारा को फॉलो करने लगे वो संख्या बल दिखाने में कामयाब हो रहे हैं, इसीलिए आप उनके रंग में रंगे नजर आते हैं। कल मैंने ऐसे लोगों को भी, राम जन्मभूमि के जो इन्होंने ड्रामा किया, ये कल ड्रामा था, प्योर ड्रामा, इसमें आस्था का कोई मतलब नहीं था, आस्था की कोई जगह नहीं थी। कल की तारीख वैसे भी शैतान की तारीख थी, मतलब अंधेरे में जब हम कृष्ण पक्ष के अंदर कभी कोई उद्घाटन होता ही नहीं है, कभी कोई प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती है। ये टाइम ही शैतान का टाइम था, जिसके बारे में अनूप मंडल बोलता है, जिसके बारे में बाप जी बोलते हैं, ये उन्हीं का समय था। कोडिंग में जाओगे तो पता चलेगा, कल की तारीख का टोटल 22/1/2024 का टोटल करोगे वो 13 बनता है। 13 शैतान का नंबर है। तो ये भगवान का इससे कोई लेना देना था नहीं, लेकिन वो लोग संख्या बल दिखाने में कामयाब हो गए। तो वो, मैंने कुछ लोगों को जो इनको पाखंडी बोलते थे, मैंने उनको भी इस रंग के अंदर रंगते देखा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि हम समाज में कहीं अकेले ना पड़ जाएं। ये अकेले ना पड़ जाने का डर है, बड़ा खतरनाक है। इसलिए हम उस रंग में, अरे 100 करोड़ लोगों ने लगवा लिया, हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए लगवा लिया। सारा देश लगवा रहा है, नेताजी भी लगवा रहे हैं, मोतीलाल भी लगवा रहा है। मोतीलाल समझते हैं ना,
मोतीलाल, अडानी का पालतू कुत्ता। अब आपके पास 2-3 रास्ते हैं। पहला, बोलना सीखिए। बैंक वाला जब आता है सामने आप खड़े होइए बोलने के लिए, आपके पास पूरे तथ्य होने चाहिए। एक बारी में बात समझ में नहीं आएगी ये करेंसी वाली, मैं आपको बता रहा हूं। 3-4 एंगल से समझिए इसको। मैंने अपनी वीडियोज में कहानी के माध्यम से, टेक्निकलिटीज के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। आप उसको सारे एंगल से समझिए, सारे एंगल से सवाल पैदा कीजिए अपने मन में और फिर उन सवालों को पूछिए। अभी ट्रेनिंग है 2-3-4 को, सवाल लिख करके लाइए अपने कि अगर ये सवाल है तो उसका क्या जवाब है, अगर ये सवाल है तो उसका क्या जवाब है। आपके अंदर का डर और आपके अंदर का संशय अगर खत्म हो गया, अगर आपके डाउट खत्म हो गए, फिर तो लड़ने से कोई नहीं रोक सकता आपको। लड़ने से आपको तभी तक आपको डर है जब आपको लगता है कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, लड़ने से जीतूंगा कि हारूंगा, लड़ना ठीक है कि गलत है, कहीं ये लड़ाई गलत तो नहीं। थोड़ा बहुत अंदर डाउट होता है तो ही हम लोगों को शक रहता है कि लड़े या ना लड़े। लेकिन जब आपको यकीन हो जाएगा कि हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अगली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अपनी पूरे पुरखों की भी मेहनत को बचाने की लड़ाई है, उस दिन हम लोग फिर लड़ने से डरेंगे नहीं। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताइए आप? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देखो, पहली चीज ज्यादा से ज्यादा होगी कि वो आपके घरों पर कब्जा कर लेंगे। पहली चीज ये होगी ज्यादा से ज्यादा। वो तो पहले भी करने वाले थे, वो तो पहले भी करने वाले ही थे। अभी हम थोड़े दिनों के लिए हमारे को राहत मिली है, ठीक है बात। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आपको जेल होगी, लाठी पड़ जाएगी किसी ऐसे आंदोलन में। मैं ये कहता हूं, जिल्लत की जिंदगी जीने से बढ़िया तो ये है कि हिम्मत से लड़ते हुए आप लोग लाठी खा करके जेल चले जाओ। फिर कम से कम ये लगेगा कि आप अपने लिए नहीं गए थे, आप लोगों के लिए गए थे। अपने को तो संतुष्टि रहेगी ना, अपने लिए तो कीड़े मकोड़े सब जी रहे हैं ना, उससे ऊपर उठ जाएंगे हम। इससे आगे तीसरा क्या है? ज्यादा से ज्यादा वो लोग गोली मार देंगे, वो लोग अत्याचार करके किसी आंदोलन में हमारी हत्या कर देंगे, हमारी मतलब लड़ने वाले की, किसी की भी। आप सोचिए, आपको मरना वैसे भी है, मतलब ये आपके परिवार में रिवाज होगा मरने का ना, हमारे में तो है, हमारी फैमिली में तो रिवाज है मरने का। मतलब आगे वाली पीढ़ी मरती जाती है, फिर उससे आगे पैदा होती जाती है। आपके यहां भी शायद होगा। कोई अमर होना ही नहीं है, अब सबको मरना है। डिपेंड ये करता है आपका मरने का कॉज क्या था। मतलब लड़ते हुए मरेंगे तो अगली पीढ़ियां आपको ससम्मान याद करेंगी, डरते हुए मरेंगे तो उनको जिस दिन पता चलेगा कि मेरे पुरखे बोले नहीं थे जिस टाइम पर लूटा जा रहा था, तो पता चलेगा वो बुजदिल लोग थे। इसका मतलब तो बुजदिली का कैटेगरी का तबका लगवा करके, तमगा लगवा करके अगर मरना चाहते हो तो मत बोलिए। अदरवाइज अब समय आखिरी चल रहा है, 2030 तक ये लोग अपने एजेंडे को फुल फ्लेज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये इनका ग्रैंड फिनाले है। 2024 के चुनाव के बाद आपके ऊपर अत्याचार बढ़ने वाला है। 2024 में उसी व्यक्ति के लिए ईवीएम में सेटिंग होनी है जो व्यक्ति इनकी गुलामी पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। उसी व्यक्ति को ये लोग सत्ता में बिठाने वाले हैं। आपकी जमीनों को, मकानों को छोड़ने का इनका कोई इरादा है नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप इनके बनाए हुए कबूतर खानों में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाओ, एक एक कबूतर खाने में 10-10, 20-20 लोग, या फिर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को बुलंद कर लो।
क्या चूज करोगे आप? मरना मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह मरना कि लड़ लड़ के मरना? लड़के मरना बढ़िया ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है। इस लड़ाई को अगर अमली जामा पहनाना है तो 2-4 काम करने शुरू कर दीजिए। रोज डेली कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर सोइए। इतना तो कर ही सकते हैं ना। एक नया व्यक्ति कम से कम जोड़िए। अगर अगली सभा 20 दिन बाद होनी हो तो आपके पास 20 लोग हो जाएंगे, आपकी ताकत 20 गुना हो जाएगी। ये मत सोचिए कि जितने लोग अभी क्या होता है, 20-25 लोगों के जाने से कुड़की और वो जो प्रोसेस है उनकी रुक जाती है, रुक रही है ना अभी तक, अभी 20-25 लोगों से रुक रही है। वो अगर 100 लोग ले आएंगे फिर क्या रुक जाएगी? वो 500 लोग ले आएंगे फिर क्या रुक जाएगी? उनके पास तो वो तो हवलदार को भी, वो तो सॉरी होमगार्ड वालों को भी वो तो पुलिस की वर्दी पहना देते हैं। आपको खाकी वर्दी से वैसे ही डर लगता है, वो सिविल डिफेंस वालों को भी खड़ा कर देते हैं। वो तो किसी ऑटो वाले को भी पुलिस वाला बना के खड़ा कर देंगे। खाकी वर्दी पे आपने हाथ उठाया तो आपको सीधा जेल डाल देंगे, क्रिमिनल की कैटेगरी में लगा देंगे, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा देंगे। अगर आपके पास उनसे ज्यादा संख्या बल बढ़ रहा है आपका रोज की रोज, तो आप ठीक रास्ते पर हैं। अदरवाइज फिर अपनी बर्बादी की तैयारी कर लो, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं बोलने वाले कौन कौन लोग हैं। अगले लोकसभा चुनाव में लड़वा दो इनको चुनाव, अगले लोकसभा चुनाव में इनको कर लो मैनेज, हो जाएगी सेटिंग। अब की बार नहीं होगी, आगे हो जाएगी। भाई आपको चाहिए ना कुछ, आपको चाहिए, मेरे को चाहिए ना कुछ। मैं क्यों लड़ रहा हूं ये लड़ाई? मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता होगा। हाँ, मेरे से पूछ ले तेरे को क्या चाहिए बता, और तू बस बोलना बंद कर दे फिर। और जो आप में से बोल रहे हैं उनको बुला करके बोल दे तुमको बताइए क्या चाहिए, और बोलने वाले बंद हो जाएं तो क्या होगा? इसलिए मैं ये कहता हूं आपको बार बार, हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहिए। अगर आज आपकी कुड़की रुक गई है तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए रुक गई है। खतरा टला नहीं है। शांत होकर मत बैठिए, इस लड़ाई को बढ़ा दीजिए। जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होगा, जो सबसे ज्यादा लोगों से मिल रहा होगा, जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ रहा होगा, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये समझ लीजिए आप लोग। मतलब अगर मुझे आज गिरफ्तार करते हैं तो मेरे फेवर में अगर आपको गिरफ्तार करेंगे उससे ज्यादा लोग बोलेंगे, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूं। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? आपको भी अगर अपना समर्थन बढ़ाना है तो आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। यह मत सोचिएगा कि आपके साथ जब अत्याचार होगा तो हर कोई ये बोलने लग जाएगा, हर कोई सोशल मीडिया पे आपके फेवर में लिखेगा। नहीं, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जिन लोगों को आपने तैयार किया है, जो लोग आपके विचार के हैं, वही लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो हम इस लड़ाई को ऐसे बुलंद करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या एक दूसरे को, ज्यादा से ज्यादा बार आप एक दूसरे से मिलिए। अगर कोई साथी अलग चलने की मुहिम चला रहा है, उसको रोकने का हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं। देखो, क्योंकि हमारा ऐसा तो कुछ है नहीं। हमें यह लगता है कि अगर कर्ज मुक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरे तरीके से लड़ना चाहता है, वो भी लड़ने की तो बात कर ही रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन वो आ ही जाएगा साथ। लेकिन फिर ये देखना होगा कि जब हम फाइनल लड़ाई की कॉल देंगे, क्योंकि ये लड़ाई की कॉल आप बहुत जल्दी आने वाली है। अगले 2-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, मतलब सीबीडीसी जिस दिन हमको खतरा लगा कि सीबीडीसी लॉन्च हो रहा है, उसके बाद तो आप आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी मूवमेंट, आपका पैसा, आपका ट्रांजैक्शंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग चल पड़ेगी। तब तक एक दूसरे के साथ इस तरह का कोलैबोरेशन कीजिए कि आप अपनी सेवाओं के बदले एक दूसरे को सेवाएं दें, बजाय इसके पैसों में आपको जरूरत पड़े। पैसे की कम से कम जरूरत पड़े अपना घर चलाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों से जुड़ो। किसान से जुड़ गए, इलेक्ट्रिशियन से जुड़ गए,
प्लम्बर से जुड़ गए, दूसरे व्यक्तियों से जुड़ गए, उन्होंने आपके लिए कुछ किया, आप उनके लिए कुछ कर दीजिए, हो गया सेवा का आदान प्रदान। यही तो होता है। सेवा के आदान प्रदान को महत्व देना स्टार्ट कीजिए। असली धन कमाने की दिशा में सोचिए। असली धन पशुधन है, मेहनत है, सेहत है, लोग हैं, समाज है, मिट्टी है, जमीन है। इस दिशा में काम स्टार्ट कीजिए। अधिक से अधिक संख्या बढ़ाइए और आने वाले वक्त की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। हम पूरे देश में घूमकर आपके जैसे लोगों को, लड़ने वाले लोगों को, बोलने वाले लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी में वहां कोई भी अगर ऐसा मिलता, जैसे कल से हमारी ट्रेनिंग चालू है झारखंड में, है ना, रांची में कल ट्रेनिंग है, कोई आपका जानकार रांची में है तो उसको बोलिए कि वो ट्रेनिंग में वहां पहुंचे। इधर अपनी 2, 3, 4 तारीख को है तो महाराष्ट्र के लोगों को बोलिए वहां पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। फिर हमारा 27 तारीख को भी एक कार्यक्रम है यहीं पर पुणे में ही है, वहां लोगों को लेकर के आइए। आप लोग मसले को समझ रहे हो लेकिन सब लोग नहीं समझ रहे हैं। मसला क्योंकि गंभीर है, पेचीदा है, कभी किसी ने इस पर चर्चा नहीं की है, इसीलिए ज्यादा बार बोलना पड़ेगा। जैसे क्लास में होता है ना, मास्टर जी ने कोई नया टॉपिक छेड़ा है तो नया टॉपिक सबको थोड़ी समझ आ जाएगा पहली बार में ही। 3-4 बच्चों को समझ आएगा पहली बार में, फिर 3-4 बच्चों को रिवीजन में समझ आएगा, फिर कुछ बच्चों को रिवीजन में आएगा, और कुछ तो कहते हैं समझ में नहीं आता, पेपर से पहले रट्टे मार लेंगे, बात खत्म। उनको आता ही नहीं है कभी भी। तो ऐसे ही इन आंदोलनों में होता है। बहुत से लोग बोलना सीखेंगे, बहुत से लोगों के अंदर मीटिंग्स में ज्वाइन करने का हौसला बढ़ेगा, बहुत से लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, बस वो ये कहेंगे भैया जनता सरकार मोर्चा वाले ठीक काम कर रहे हैं, बस तुम लगे रहो, हमें बता देना हमको करना क्या है। ऐसे भी मिले ना लोग बाग, तो उनको ये मालूम होता है कि ये ठीक काम कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, तो हम लोग सारे के सारे चलेंगे या उनके अधिकारी आएंगे, क्या होगा ये रियाज भाई आपको बताएंगे। आप सब लोगों ने इस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेशन किया और मैं इस उम्मीद में कि अगली बार ये पार्टिसिपेशन और ज्यादा संख्या बढ़ के आएगा। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। आप नगर में जो आंदोलन हुआ, आप बोलिए ना, जब्ती रुक गई उसकी 22-23 की 2-3 जब्तियां। 22-23 की कितनी जब्तियां थी? 3-4 जब्तियां पूरी मिल के 7 जब्ती थी। कितनी? पूरी मिल के 7 जब्ती थी। जिलाधिकारी के तरफ जो आंदोलन किया उसने, डीएम ने वो पूरी स्थगिति दे दी उसको। अब कैसे स्थगित दे दी भैया? आपका संख्या बल है, आपने डिप्टी कमिश्नर के पास जाके अपना प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन उसको समझ में आया कि ये लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं, और जैसे ही बात समझ में आई आपका कुड़की रुक गया। लेकिन ये टेम्परेरी रुका है, परमानेंट रोकने का इलाज करना है इनका। परमानेंट इलाज के लिए आपको ये आवाज बुलंद करनी होगी कि भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। तो सभी ने बहुत ही ध्यान से इन विचारों को सुना और किस प्रकार से हमें संगठित होना है, क्योंकि एकता में बल है। अगर हम संगठित नहीं होते तो ये अगली बार ज़्यादा लोगों को ला करके हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे। इसलिए आज से ही, और ख़ास जो 2, 3 और 4 की जो ट्रेनिंग है वो फर्स्ट लेवल की मास्टर ट्रेनिंग है। पहले जो फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग ले चुके हैं उन साथियों का भी इसमें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी उन साथियों को भी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है और वो बोलना जो है नहीं सीख पाए हैं। अभी जितने ज़्यादा बोलने वाले साथी तैयार होंगे, आप अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने गांव में बोलना शुरू करोगे तो धीरे 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 आपके साथ काफिला जुड़ना शुरू होगा। कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि ये लोग पागल हैं, तो ये ध्यान रखना कि पागल का मतलब होता है कि पाओ गति से लक्ष्य को। और हमारे क्रांतिकारियों ने बोला है कि हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये जो मार रहे हो ये फूलों के, पूरा मेरे को ध्यान नहीं है, तो मतलब कि उनकी हर चोट भी हमारे क्रांतिकारियों ने हंस के सही है।
और अब किसी भी कर्जदार को, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि भैया जब बैंक वाले आते हैं तो चोर, हाँ भाई तुम चोर है,